नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। तो आज हम पढ़ते हैं साबुन और डिटर्जेंट यानी कि साबुन और अपमार्जक के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है साबुन और अपमार्जक? सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं साबुन के बारे में। क्या है साबुन? लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल जैसे स्टेरिक, पॉमेटिक, ओलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। किसके लवण होते हैं? ये सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, लेकिन इनमें क्या मिला हुआ होता है? उच्च वसीय अम्ल इनमें मिले हुए होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टेरिक, पॉमेटिक और ओलिक अम्ल, ये उच्च वसीय अम्ल होते हैं। इनके साथ में जब क्रिया किसकी करवाई जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाई जाती है, तो साबुन के सोडियम या पोटेशियम के लवण प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, उच्च वसीय अम्ल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? उच्च वसीय अम्ल का फॉर्मूला CH2CCOOR CHCOOR CH2COOR। ये बॉन्डिंग लग रही है, ये फॉर्मूला किसका है? उच्च वसीय अम्ल का। जब इसकी क्रिया किसके साथ करवाई जाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं। तो हमने यहाँ किससे करवा रखी? सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु ले रखे। कितने अणु ले रखे? 3। ये 3 अणु जब इसके साथ में क्रिया करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये 3 ROOC के साथ में जुड़ेंगे, साथ में क्या जुड़ेगा? Na भी जुड़ेगा। तो 3 Na किसके साथ जुड़ेंगे? ROOC के साथ में, ROOC के साथ में, ROOC के साथ में। तो क्या बनेगा? तो ये 3 बन जाएंगे, 3 अणु बन जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? 3RCOONA। इस तरह से इसके 3 अणु का निर्माण हो जाएगा। बचा क्या रह जाएगा? इधर CH2 या CH और यहाँ CH2। इनके साथ में क्या चला जाएगा? ये पीछे जो OH है ये किनके साथ में चला जाएगा? CH2 के साथ में, CH के साथ में और CH2 के साथ में बन जाएगा CH2OH, CHOH, CH2H। ये जो बना ये प्रोडक्ट, ये क्या कहलाएगा? हमारा ग्लिसरॉल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? हमारा साबुन कहलाएगा। अब इस साबुन को अलग करने के लिए क्या किया जाएगा? ध्यान दीजिए, इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड मिलाने से इस साबुन को अलग कर दिया जाएगा। जो भी साबुन होते हैं वो साबुन क्या काम आते हैं? नहाने में भी काम आते हैं, शेविंग क्रीम में काम आते हैं, शैम्पू में काम आते हैं। लेकिन शैम्पू और शेविंग क्रीम में जो साबुन काम आते हैं वो साबुन पोटेशियम के लवण होते हैं। किसके लवण होते हैं? पोटेशियम यानी कि के। पोटेशियम को किससे बताया जाता है? के। तो वो पोटेशियम के लवण होते हैं, ना कि सोडियम के लवण होते हैं। तो शेविंग क्रीम और शैम्पू के जो साबुन होते हैं वो किसके लवण होते हैं? पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन जो होता है वो मृदु जल में काम आता है। एक नॉर्मल जल जो होता है, मृदु जल होता है, उसके अंदर साबुन का यूज किया जाता है। उसमें साबुन आसानी से घुल जाता है। लेकिन कठोर जल में साबुन नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है कठोर जल में साबुन? क्योंकि कठोर जल में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। कठोर जल में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण साबुन के अंदर पाया जाता है सोडियम लवण। साबुन के अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम लवण। और ये क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण क्या करते हैं? साबुन में पाए जाने वाले सोडियम को क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। और हटाने से ये उनका स्थान ले लेते हैं। अगर साबुन के अंदर सोडियम को हटाकर ये अगर उनका स्थान ले लेंगे तो उस साबुन वो जो साबुन होगा पानी में घुलेगा नहीं और पानी में जाग भी नहीं देगा, पानी में घुलेगा नहीं। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या पाई जाती है? अशुद्धियां पाई जाती है, जिसके कारण साबुन उसके अंदर नहीं घुलता है। बस साबुन किस में घुलता है? मृदु जल के अंदर ही साबुन घुलता है। तो ये बात हमने किसकी की? साबुन की। अगली बात और करते हैं, कुछ ऐसे साबुन भी होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, आर पार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है। उनमें क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है। ग्लिसरीन, उन साबुन में क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है, जिसके कारण वो साबुन क्या दिखते हैं? पारदर्शी दिखते हैं। तो याद रखें, पारदर्शी साबुन में क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है। आगे चलते हैं, हम अपमार्जक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अपमार्जक, जिसको हम कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर। देखिए, अपमार्जक जो बाजार में आते हैं वो 2 तरह के आते हैं। टिकिया के रूप में भी आता है और पाउडर के रूप में भी आता है। टिकिया के रूप में जैसे निरमा, रिन, ये टिकिया के रूप में अपमार्जक आते हैं। और कुछ अपमार्जक पाउडर के फॉर्म में आते हैं, पाउडर के रूप में आते हैं, जैसे गड़ी है और रिन है और सर्फ एक्सेल है। जैसे ये कुछ अपमार्जक पाउडर के रूप में आते हैं। अपमार्जक जो होते हैं दोनों ही पानी के अंदर काम आते हैं। कठोर जल और मृदु जल दोनों पानी में काम कर लेते हैं, दोनों पानी में आराम से घुल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगली बात करते हैं, अपमार्जक किसके लवण होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। अपमार्जक एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट के लवण होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछते हैं अपमार्जक किनके लवण होते हैं, एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। कौन? अपमार्जक। तो अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल के अंदर भी आसानी से घुल जाते हैं और झाग उत्पन्न कर देते हैं और आराम से घुल के कपड़े भी आराम से धोए जा सकते हैं। अगली बात करें, कठोर जल में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या पाई जाती है, अशुद्धियां कठोर जल में पाई जाती है। अब कठोर जल में काम कैसे करता है देखिए, तो कठोर जल में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती है तो अपमार्जक के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, सोडियम लवण पाए जाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां सोडियम जो अपमार्जक के अंदर है उसको क्या कर देते हैं, वो प्रतिस्थापित कर देते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बन जाते हैं, सल्फोनेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बन जाते हैं, सल्फोनेट बन जाते हैं और वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और झाग भी उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, झाग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो हम ध्यान दीजिए, साबुन हमेशा मृदु जल में घुलता है और अपमार्जक कठोर जल में भी घुल सकते हैं और मृदु जल में भी घुल सकते हैं। अगली बात, जो अपमार्जक होते हैं वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसका जो झाग होता है अगर पानी में चला जाए तो जीवाणुओं को, जानवरों को, पानी में रहने वाले जानवरों को बहुत नुकसान होता है और प्रदूषण भी फैलता है। तो अपमार्जक के माध्यम से प्रदूषण भी फैलता है। तो लंबी श्रृंखला वाले जो अपमार्जक होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो अपमार्जक होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए आजकल बाजार के अंदर कम लंबी श्रृंखला वाले कार्बन युक्त अपमार्जक का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाजार में उपलब्ध है। लंबी श्रृंखला वाले तो नुकसानदायक होते हैं, लेकिन कम लंबी श्रृंखला वाले, कम कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले लाभदायक होते हैं, नुकसान इतना पहुंचाते नहीं है। आजकल अपमार्जक को और अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर अकार्बनिक फास्फेट और सोडियम पर ऑक्सीबोरेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, अकार्बनिक फास्फेट, अकार्बनिक फास्फेट अपमार्जकों को बेहतर बनाने के लिए मिलाया जाता है और मिलाया जाता है सोडियम पर ऑक्सीबोरेट, सोडियम पर बोरेट, यह भी अपमार्जकों को अच्छा बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए उनके अंदर मिलाया जाता है। तो इस तरह साथियों मैंने आज आपको समझाया साबुन और अपमार्जक के बारे में। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा और जरूर इस पर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आगे आपको और क्या समझना है, मैं उसकी भी आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों जाने से पहले कहूंगा कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।